हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज है ना, देखो बड़ा ही आसान सा आपका एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी ही कंप्लीट हम इसको कर देंगे। फटाफट से देखो क्या क्या है इसके अंदर। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल है, बिल्कुल भी फालतू बात नहीं है। और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि इतने छोटा छोटा, इतना कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, जिसका हद नहीं है। तो देखो फटाफट से क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसको एक एक टॉपिक को लेते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मॉड्यूल में गिवन है या एग्जाम में दिए जा सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बात आती है, अच्छा बैंकिंग कंपनी क्या काम करती है, तुमको बताने का जरूरत है क्या? नहीं ना। बैंकिंग कंपनी सर हमसे पैसा लेती है, हमको पैसा देती है, करंट अकाउंट ओपन कर लेती है, सेविंग अकाउंट ओपन कर लेती है, लोन का फैसिलिटीज दे देती है, एटीएम कार्ड का फैसिलिटीज दे देती है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे देती है, फॉरेन एक्सचेंज हमको प्रोवाइड करवाती है। तो बहुत सारे काम है उसके, ठीक है ना। तो अनगिनत काम है, वो सारे आपको पता है, तो मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिखा ही नहीं है। राव देखो, हमने क्या क्या लिखा, डायरेक्ट टॉपिक पे हिट किया कि भैया कौन सा टॉपिक आने वाला है और कैसे क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, कंपनी का मेन काम क्या होता है? बैंकिंग कंपनी का, सर बैंकिंग कंपनी का मेन काम होता है पब्लिक से पैसा लेना और बाकी इंटरेस्ट पर वापस देना, पब्लिक को ही वापस दे देना। अब पब्लिक को वापस लोन देती है तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई तो विजय माल्या निकल ही सकता है, बिल्कुल निकल सकता है सर, बिल्कुल नीरव मोदी निकल सकता है, विजय माल्या निकल सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें अब हमने कहा भैया हमने लोन दिया, हमने लोन दिया, अब वो लोन का जो बंदा है उसका जो मार्केट में विश्वास है, उसका पे जो ट्रस्ट है वो खो गया है और वो पैसा भी नहीं दे रहे। अब क्या करें? हमने तो उसको 500 करोड़ का लोन दे रखा है। अब उस 500 करोड़ पे लगातार इंटरेस्ट बनता जाता है, इंटरेस्ट तो छोड़ो प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो रीपेमेंट का डेट आया, अब लग रहा है कि भैया ये जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये डाउटफुल डेट हो गया। क्या हो गया? डाउटफुल डेट। और इस डाउटफुल डेट पे अब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है भैया, अब हम उसको बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करें? क्या उस इंटरेस्ट को इनकम माने भी कि नहीं माने? क्योंकि हमारा दिल जानता है कि शायद वो इंटरेस्ट हमको ना मिलेगा, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट चला गया कहाँ पे? सस्पेंस में। ठीक है ना, सस्पेंस हो गया भाई ये इंटरेस्ट कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, when a debt is found to be doubtful at the end of the accounting year, a question may arise whether the interest on that should be credited to interest account or not. Interest account में credit करें या कि नहीं करें? There is no doubt that interest has accrued. ऐसा बात नहीं है कि इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ, डे टू डे क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, एक्रूड हो गया है, बट इट इज इक्वली क्लियर दैट रियलाइजेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट इज डाउटफुल। लेकिन क्या है, इंटरेस्ट का रियलाइजेशन क्या है? डाउटफुल है। इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डाउटफुल है। देयरफॉर as a prudent accounting policy, such interest should be transferred to the interest suspense account। मैंने बोला ना इंटरेस्ट किधर चला गया है? सस्पेंस में चला गया। तो हम भी अकाउंटिंग एंट्री में क्या कर देंगे? एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चलिए देखिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सर एंट्रीज क्या होंगी? देखो मैंने अगर है ना कस्टमर को मान लो 2 लाख रुपए का लोन दे रखा है। कितने का? 2 लाख रुपए का लोन है मेरा कस्टमर का। कस्टमर मतलब बैंक का ना। तो कस्टमर का लोन का बैलेंस चल रहा है, मान लो लोन दिया है ना, ओके, एसेट है, डेबिट बैलेंस 2 लाख रुपए का। अब इस 2 लाख पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ कितने का? 20,000 रुपए का। लेकिन ये जो कस्टमर है ना, कस्टमर, गांव वालों, ये जो मौसी है ना, मौसी, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। ये बंदा है ना पैसा दे नहीं रहा है, टाइम टू टाइम जितनी भी बार पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, ये जमा थोड़ा डिले कर ही देता है। अब इस पर क्या होता है? डाउटफुल पैसा देता है, डिले करता है कभी कभी, हाँ, और मार्केट में इसकी खबरें भी है कि हाँ कहीं ना कहीं पैसा डुबा भी रहा है। तो डाउटफुल है। अब डाउटफुल है तो क्या होगा? इस पर जो इंटरेस्ट होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ड्यू तो हो गया, एक्रू तो हो गया, लेकिन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सस्पेंस में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे भैया? लोन इंटरेस्ट मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम कर देता बैंक भी, लेकिन नहीं मिला ना, तो उससे लोन का वैल्यू बढ़ा दो कि 2 लाख का लोन था, मैंने कहा अब दो नहीं, अब 2,20,000 हो गए।
लोन का अमाउंट कितना हो गया 2,20,000, तो मैंने यहाँ कस्टमर लोन अकाउंट डेबिट क्या कर दिया 20,000। 20,000 बढ़े क्यों? इंटरेस्ट की वजह से। और ये टू इंटरेस्ट इनकम मान लोगे क्या? नहीं, इनकम नहीं मान सकते, ये सस्पेंस में। इंटरेस्ट अगर डाउटफुल नहीं होता तो चलो ठीक है, कस्टमर लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर जब कस्टमर से पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लोन कर देते। लेकिन ये इंटरेस्ट भी क्या है? सस्पेंस में। तो कस्टमर लोन अकाउंट डेबिट सिंपल एंट्रीज है, कोई खतरनाक एंट्रीज नहीं करवा रहा, बस पेन में वही जर्नल एंट्रीज वाला गेम। लोन का डेबिट बैलेंस है, लोन और बढ़ गया और डेबिट कर दो, टू इंटरेस्ट सस्पेंस कर दो। नाउ फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर लोन, लोन के लिए जितना पैसा मिला, अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो कर दो, और कुछ पैसा डूब जाता है, मान लो अब लास्ट में क्वेश्चन बना के क्या देगा, देखो जी 40% मिल गया, इससे 40% मिल गया, 60% मिल गया, जो भी था, और बाकी का डूब गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है तुमको? तुमको देखना है क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, दोनों मिलके कस्टमर लोन बनाना। 2 लाख का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना 20,000 का, 2,20,000। अब 2,20,000 का मान लो तुमको 40% मिल गया, मान लो तुमको 40% मिल गया, कितना आएगा सर? 2,20,000 इंटू 40%, 88,000 तुमको मिल गया। बिल्कुल सर, 88,000 मेरे को मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लोन 88,000। इस 88,000 के दो पार्ट है ना, प्रिंसिपल का भी 40 मिला, इंटरेस्ट का भी तुमको 40% मिला है। नाउ फॉर अमाउंट रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट, फॉर अमाउंट रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट तुमको मिल गया ना, वो तो सस्पेंस से वापस इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दो। कितना? जो अमाउंट तुमको इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मिल गया है, इंटरेस्ट का 40%, तुमको तो टोटल में 40% मिला, तो मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों का 40% मिल गया तुमको। तो इंटरेस्ट का 40% कितना सर? इंटरेस्ट था 20,000, 20,000 का 40% कितना? 8,000 रुपए। जो 8,000 तुमको मिल गए, वो 8,000 तुम इंटरेस्ट सस्पेंस से निकाल कर कहाँ ट्रांसफर कर देना? इंटरेस्ट अकाउंट में डाल देना। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि अब वो एक्चुअल इनकम कंसिडर किया जाएगा, सस्पेंस नहीं है, मिल गया इंटरेस्ट तो इनकम बुक करो ना। ये वाला एंट्री के आगे भूला लगा लेना, पक्का 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 भूल जाते हैं इसके, ठीक है? इस वाली एंट्री के आगे भूला लगा लेना, ये खोपड़ी है तुम्हारी और उससे उड़ रहा है ना। अब बात आती है जो नहीं मिला, जो नहीं मिला, जो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला वो तो बैड डेट मान लेना, और जो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिला ऑब्वियसली वो भी बैड डेट है, लेकिन उसको बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको हमने पहले से ही इंटरेस्ट माना ही नहीं था, इंटरेस्ट सस्पेंस माना। तो इंटरेस्ट सस्पेंस जो तुमने क्रेडिट कर रखा था ना, वो डेबिट हो जाएगा। जितना मिल गया उसके लिए तो टू इंटरेस्ट हो जाएगा, जितना नहीं मिला एंट्री रिवर्स हो जाएगा। कस्टमर लोन टू इंटरेस्ट किया था पहले, सस्पेंस, नाउ इंटरेस्ट सस्पेंस टू कस्टमर लोन, रिवर्स हो जाएगा एंट्री। ओके, तो कितना नहीं मिला सर? 40% अगर मिल गया, इसका मतलब 60% नहीं मिला। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूं प्रिंसिपल अमाउंट था 2 लाख, 2 लाख का 60% होता है 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 तो बैड डेट हो जाएगा, और इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए, टू टोटल में कितना? 1,32,000 रुपए टू कस्टमर लोन। अब आप देख लो कस्टमर का लोन कितना था, 2,20,000 रुपए था। 2 लाख तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20, 2,20,000 था, हाँ सर 2,20,000। उसके बाद 88,000 तो मिल गया, माइनस कर देता हूँ 88,000, ओके, और फिर बच गया 132, बस ये भी क्रेडिट होके खत्म हो गया। नाउ वो जो एक्चुअल इंटरेस्ट जो तुमको मिल गया था 8,000 रुपए, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ईयर एंड पे वो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा, डन। और ये बैड डेट भी पीएनएल में चला जाएगा। ओके सर, बड़ा सिंपल सा है। गिनकर क्या है? 5 एंट्रीज है, गिनकर 5 एंट्रीज है। देखो फटाफट से गिनकर, हमारे पास क्या थी? 5 एंट्रीज थी, और बड़ा ही सिंपल था। तो सर अब इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस में। व्हेन क्लोजिंग, पहला क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अ बैंक ऑन 31 मार्च 2023, you find in the loan ledger an unsecured balance, कितने का? 2 लाख का unsecured balance है in the account of merchant whose financial condition is reported you as bad। भैया इसकी कंडीशन क्या है? खराब है। इंटरेस्ट ऑन द सेम अकाउंट अमाउंटेड टू कितना? 20,000। सर ये तो आप वाले वैल्यू आ गया, चीटिंग किया, चीटिंग किया सर आपने, सेम वैल्यूज यूज कर लिया समझाने में। हाउ वुड यू डील विद द दिस आइटम ऑफ इंटरेस्ट इन 2022-23? तो 22-23 तो यही है ना,
मैं जो इंटरेस्ट ड्यू है ना उसको हम एक्चुअल इनकम ना कंसिडर करके इसको इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट करेंगे। क्या बोला? While preparing 2022-23 accounts, the sum of 20,000 due from the merchant on account of interest should not carry to the P&L। का उस इंटरेस्ट को P&L में नहीं लेके जाना, because its recovery was doubtful, क्योंकि इसकी रिकवरी क्या है? डाउटफुल है। It should therefore be transferred to interest suspense account, which would appear as a liability in the बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट किया ना, कस्टमर लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा। सिंपल। जब तक मिलेगा नहीं, जब तक इनकम नहीं, तब तक वो क्या होगा? हमारा लाइबिलिटी में कंसिडर हमने कर दिया उसको। ठीक है सर, लाइबिलिटी क्यों बना? लाइबिलिटी तो नहीं है ना ये, बिल्कुल लाइबिलिटी ऐसे तो नहीं है। मुझे इसके रिगार्डिंग किसी को पैसा देना थोड़ी है, तो समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि सर लाइबिलिटी क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसके क्रेडिट नेचर के कारण हमने क्या किया इसको, अब इनकम दिखा नहीं सकते तो कहाँ दिखा देंगे? लाइबिलिटी में दिखा देंगे। सिंपल। क्योंकि क्रेडिट नेचर में क्या होता है? या तो लाइबिलिटी या इनकम या कैपिटल। एफ के अंदर पढ़ा है ना, कैपिटल ये है नहीं, ठीक है, इनकम ये है नहीं, तो लाइबिलिटी मान के रहने दो। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि तुमने लाइबिलिटी मानने का रीजन केवल इतना सा कि कस्टमर लोन बढ़ा दिया, तुमने एसेट बढ़ाया, तो उसके बराबर में तुमने एक लाइबिलिटी भी दिखा दिया। ना अब क्या करें सर? आगे बढ़ो। 23-24 में कितना पैसा मिला? 75 पैसा। मेरे केस में मैंने 60 पैसा, शायद 40% रिसीव किया था। ये बोल रहा है 75 पैसा इन अ रुपी। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं सर? एक रुपए में ना 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। पता है तुमको? 100 पैसे में से अगर 75 पैसा मिल गया मतलब 75% मिल गया है ऑफ टोटल डेट। ठीक है। शो द एंट्रीज and prepare necessary account showing the ultimate effect of the transaction 23-24 under interest suspense method। तो चलो देख लेते हैं कैसे होगा। एंट्रीज कैसे होगी? देखो 2 लाख का लोन एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसमें कोई दिक्कत नहीं भैया, ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर चुके हो। अब इंटरेस्ट के लिए क्या करोगी? 20,000 के लिए तो सर मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, या कस्टमर लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सर कस्टमर लोन किया था ना, एक ही बात है। कस्टमर यहाँ पे मर्चेंट वर्ड यूज कर लिया, मैंने भी मर्चेंट यूज कर लिया। नाउ नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड बट डाउटफुल, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड हो गया बट डाउटफुल है, तो मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना अमाउंट? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। ओके। अब मैंने क्या बताया था, जितना मिल गया उससे एंट्री कर लेना। कितना मिला अगले साल 2023-24 में? 75 पैसे मिल गए हैं। ओके 2023-24 23-24 75% मिल गया। किसका? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, टोटल डेट का। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टोटल डेट का 75% मिल गया, तो मैंने लिखा 2,20,000 इंटू 75%, 1,65,000 अपने को मिल गए हैं। 1,65,000 अपने को मिल गए, 1,65,000 रुपए मिल गए। नाउ नरेशन बीइंग 75% ऑफ टोटल डेट, 75% ऑफ टोटल डेट रिसीव्ड, 75% ऑफ टोटल डेट रिसीव्ड। ठीक है जी। नाउ फिर क्या करना? मैं कहा जितना मिला है उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, तो उसको इंटरेस्ट सस्पेंस से कहाँ कर दो? इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इंटरेस्ट का पोर्शन था 20,000, और 20,000 का कितना मिल गया सर? 20,000 का 75% मिल गया। कितना? 15,000 ना। बिल्कुल। तो ये 15,000 तुम क्या कर देना, इंटरेस्ट सस्पेंस से उठा के इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ट्रांसफर टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके। तो जितना इंटरेस्ट का मिल गया उसमें ये भूला वाली एंट्री, ये वो भूला वाली एंट्री। ठीक है। चलिए फिर क्या करना सर? उसके बाद हम जो नहीं मिला उसके लिए एंट्री मारेंगे। जो नहीं मिला उसमें प्रिंसिपल जो नहीं मिला उसके लिए तो बैड डेट रिकॉर्ड करना, 2 लाख का 25%। और जो इंटरेस्ट सस्पेंस हमने रिकॉर्ड किया था, जितना नहीं मिला
दो 20,000 का 25%, वो रिवर्स कर देना एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस टू कस्टमर लोन या इंटरेस्ट सस्पेंस टू मर्चेंट। ओके जी, कितना होएगा सर ये? 2 लाख का 25%, आई थिंक 50,000 होता है। बिल्कुल, ये 50,000 बैड डेट, 5,000 का इंटरेस्ट सस्पेंस, टोटल मर्चेंट कितना? 55,000। बीइंग अमाउंट 25% of total debt not realized, 25% of total debt not realized, नहीं मिला। ओके डन। ये भी कब? 23-24 और जितना इंटरेस्ट तुमको मिल गया था एक्चुअल में 15,000, उसको उस इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देना 23-24 ईयर एंड पर। ये 23-24 लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमको डेट भी पता है, 31 मार्च 2024। कितना? 15,000, 15,000, 15,000 being interest credited to P&L, being interest credited to P&L, being interest credited to P&L। हो गया, सिंपल। आई चीज समझ में? सिंपल है, बड़ा आसान सा है ना? बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक था, पहले मैंने समझा दिया, अब इसका क्वेश्चन भी करवा दिया। सर अकाउंट्स भी बनाने, चलो अकाउंट्स भी बना लेते हैं। देखो जरा क्या करोगे, मर्चेंट अकाउंट बनाओगे। मर्चेंट अकाउंट में ऑलरेडी ओपनिंग में कितना था सर? ओपनिंग में ना ऑलरेडी 2 लाख रुपए का लोन चल रहा था। फिर आपने 31 मार्च 2023 था आई थिंक, हाँ 23 था, 31 मार्च 2023 को आपने एंट्री किया था मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ऐसा करने से ये लोन का अमाउंट हो गया 2,20,000, 2,20,000। ओके, 2,20,000। फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद सर 2023-24 में ये हुआ 1 अप्रैल 2023। 23-24 में क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 75 पैसा मिल गया। 75 पैसा मतलब 2,20,000 का 75%, 1,65,000 रुपए मिल गए थे आपको, 1,65,000 मिल गया। फिर हमने कहा जो नहीं मिला, जितना मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला उसको क्या करना? इंटरेस्ट का जो नहीं मिला उसके लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000 का 25%, जो नहीं मिला इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और जो प्रिंसिपल का नहीं मिला वो 2 लाख का 25%, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। डन, हो गया। लगा दो टोटल, 2,20,000, 2,20,000। टोटल करके देख लो कितना आ रहा है राइट साइड में, 165 प्लस 5,000 प्लस 50,000, हो गया 2,20,000। आगे बढ़ते हैं, तो एंट्री से हमने अकाउंटिंग कर दी, कुछ नहीं। तो जितना ड्यू था उसमें जितना मिल गया बाय बैंक, नहीं मिला तो बाय बैड डेट करते हो ना, लेकिन बैड डेट केवल प्रिंसिपल के लिए करना, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस करना। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट किया था। ओके, नाउ इंटरेस्ट सस्पेंस सबसे पहले आपने किया था 31 मार्च 2023 को मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 20,000 रुपए से, मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 20,000 रुपए से। ओके, ये लो जी 20,000 बैलेंस हम कैरी कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 कब? 1 अप्रैल 2023 को। अब इस 20,000 में जितना मिल गया वो तो टू इंटरेस्ट कर देना, जितना मिल गया वो तो टू इंटरेस्ट कर देना, और जो नहीं मिला वो वापस मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो 5,000, 15,000 मिल गया था, 5,000 नहीं मिला था, 15,000 मिल गया था, 5,000 नहीं मिला था। ठीक है, जो मिल गया
इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट एक्चुअल इनकम, और जो नहीं मिला उसको क्या कर देना, इन मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, सिंपल। चलिए हो गया 20,000, 20,000 डन। चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल सर 20 मिनट्स लग गए सर अपने को, है ना, इस टॉपिक को समझने में, इसको ही करने में। चलो आगे देखो, कोई ना। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट ये क्या है सर, बहुत ही फर्जी सा टॉपिक है ये वाला, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। आ जाए तो है ना ऐसे मस्त मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, मैंने तुमको माल बेचा, ठीक है जी बेच दिया, अब तुमसे पैसा लेना है, बिल्कुल लेना है, तुम अभी नहीं दे रहे, तुमने कहा थोड़े दिन बाद दूंगा, मैंने कहा ठीक है थोड़े दिन बाद दे देना, लेकिन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्या कर दो, साइन करके मुझे दे दो। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हारे साइन नहीं चाहिए, तुम्हारे साइन की कोई कीमत नहीं है, हमको तुम्हारे बैंक से साइन करवा दीजिए। अच्छा बैंक से साइन करवा दें, हाँ एक्सेप्टेंस के तौर पर एक्सेप्टर कौन बनेगा, बैंक बनेगा। एक्सेप्टर कौन बनेगा, बैंक बनेगा। या फिर तुम अपना ये बिल बैंक को दे दो, बैंक से एंडोर्स करवा दो वापस। तो बीच में बैंक को रखना जरूरी है। हम तुम्हारे साइन को नहीं मानेंगे, किसके साइन को मानेंगे, बैंक के साइन को मानेंगे। अच्छा ये सिंपल आसान भाषा में, ये बिल मैं तुम्हारे हाथों से नहीं बैंक के हाथों से लेना चाहता हूं। ओके तो सर अब कैसे होगा, मैंने कहा अब हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हमारे या तुम्हारी नहीं कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं। तो बैंक में क्या बन गया, बैंक सर बैंक के लिए तो ये एक लाइबिलिटी बन गया, बिल्कुल लाइबिलिटी बन गया। बट एक ऐसी लाइबिलिटी जो कब अराइज होगी, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे बिहाफ पे बैंक को देना पड़ेगा। सर फिर तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन गया है, बिल्कुल ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन गया है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्यूचर अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो बैंक को देना पड़ेगा। तो ये क्लियर लाइबिलिटी नहीं है, ये सेकंड लाइबिलिटी है उसका, ठीक है ना, सेकंड ऑब्लिगेशन उसका है। इसका मतलब ये उसके लिए क्या है, बैंक के लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो अब इसमें क्या बनेगा सर, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ बहुत होशियार बनते हो तुम, हाँ वेरी वेरी गुड। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो फिर ये सर ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ऐसे ही मेमोरेंडम अकाउंट है ये, देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरेंडम अकाउंट है जो हमको बनवाया सकते हैं, जो हमको बनवा सकते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगर थ्योरी में आए तो अ बैंक हैज मोर एक्सेप्टेबल credit as compared to that of its customer. Because of this, more often the bank is called to accept or endorse a bill on behalf of its customer. भैया तुम्हारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ही क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले, एंडोर्स कर दे। The bank has to honor this acceptance on behalf of its client only in the event of client failing to honor the bill on the due date. अगर क्लाइंट बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है तभी बैंक की कोई लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एज अगेंस्ट दिस लाइबिलिटी, तो ये क्या हो गया है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। हैज टू ऑनर ओनली इन द इवेंट ऑफ, तो ये क्या हो गया है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन गया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। ओके तो एज अगेंस्ट दिस लाइबिलिटी द बैंक हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लेम। अच्छा बैंक की लाइबिलिटी तो है, इन कॉरेस्पॉन्डिंग क्लेम है कि नहीं है भैया, बैंक अगर कस्टमर के बिहाफ पे पैसा दे रहा है तो ये बैंक क्या कर लेता है, कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट कर देता है कि नहीं कर देता है, बिल्कुल कर देता है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लेम अगेंस्ट द कस्टमर ऑन बिहाफ, ऑन हुज बिहाफ इट हैज अंडरटेकन टू बी अ पार्टी टू द बिल, जिसके कहने पर वो बिल का पार्टी बना, एक्सेप्टर या एंडोर्सर, उस कस्टमर के अगेंस्ट में तो इसका क्लेम अराइज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, क्लेम मांग सकता है ये। नाउ सच एक्सेप्टेंस लाइबिलिटी which are outstanding at the close of the year and corresponding asset security is disclosed as current liability, contingent liability। contingent liability में तुमको दिखाना होगा कि कितना तुम्हें ये लाइबिलिटी, तुमने एक्सेप्टेंस जितनी भी दी है वो तुम्हें एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में कितनी सिक्योरिटी रखवा रखी है वो भी बतानी पड़ेगी। एज अ सेफगार्ड against the customer not being able to meet the demand of bank in this respect, usually the bank require the customer to deposit a security equivalent to the amount of bill accepted on his behalf। अब बैंक भी पागल थोड़ी ना है, बैंक पागल नहीं है,
वो तुम्हारे बिहाफ पे अगर गारंटी दे रहा है, तुम्हारे बिहाफ पे अगर एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो क्या होगा, वो तुम्हारे से क्या रखवाएगा, सिक्योरिटी जरूर रखवाएगा। ठीक है। if this if the bill at the end of the term has to be retired by the bank, और अगर बैंक को बिल का पेमेंट करना पड़ा and the amount can't be collected from the customer, और तुमको फोन करने पर तुम पैसा नहीं लाके दिए ऑन डिमांड, द बैंक reimburses itself, बैंक कहेगा भैया मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, दिल पर पत्थर रखकर मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, रीइंबर्स कर रहा हूं। कस्टमर तूने पैसा नहीं लाया, अब ये जो तेरी सिक्योरिटी है, जो तुमने गोल्ड रखा है, ये जो तुमने एसेट रखा है, कुछ भी रखा होगा सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी मार्केट में ले जाकर क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। डिस्पोज ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर एंड रियलाइज इट्स मनी, अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, इसमें अकाउंट कैसे बनेगा वो सुनो, क्योंकि लाइबिलिटी है, कंटीजेंट ही सही, क्रेडिट बैलेंस आएगा। किधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ओके सर, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। नाउ अब क्या करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हुआ, हाँ सर। अब और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया होगा, मान लो और एक्सेप्टेंस दी होंगी, तो और लाइबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो सर इधर रिकॉर्ड होगा, एक्सेप्टेंस गिवन इधर रिकॉर्ड होगा। नाम क्या आएगा वो सुनो, नाम क्या है, बाय टू नहीं, बाय बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड है तो बाय आएगा ना, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी, ये नाम याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी, क्योंकि बार बार यही आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस, तुम्हारी लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी। तो सर यहां क्या आएगा, मैंने कहा यार अगर ये लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट नेचर होता है, लाइबिलिटी को बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट में आएंगे, लाइबिलिटी को कम करने वाले आइटम डेबिट में आएंगे। लाइबिलिटी कम कैसे होगी भाई, या तो बैंक ने कहा मेरी तो कंटीजेंट है, या तो तुम दे दो क्लाइंट, तो भी मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर तुमने नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ेगा, तो भी मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, तो चाहे क्लाइंट पे करे चाहे बैंक ऑनर करे, क्लाइंट ना करने पर दोनों केसेस में अपनी इधर लाइबिलिटी को कम कर देना, दिस वन यहाँ रिकॉर्ड कर लेना, और बाकी बची एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस नॉट येट क्लोज्ड, है ना, एक्सेप्टेंस नॉट येट क्लोज्ड। ठीक है जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, आगे बढ़ेगा बिल्कुल। सर इसका क्वेश्चन देखो जरा, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दिन का चैप्टर नहीं है ये, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, 2 दिन आई थिंक कम से कम लग जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट एज वुड अपीयर इन द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर के अंदर तुमको क्या करना है, मेमोरेंडम अकाउंट है, ठीक है, बनाते हैं अच्छी बात है, बाकी कंटीजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। 1 अप्रैल 2023 को एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड, साल की शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस, ऐसी एक्सेप्टेंस जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनमें से 30 लाख तो क्लाइंट ने दे दिया और बाकी का बैंक ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसमें से 30 लाख तो क्लाइंट ने दे दिया और बाकी का बैंक ने दे दिया, 3,45,000। स्क्रूटनी ऑफ द एक्सेप्टेंस रजिस्टर रिवील द फॉलोइंग, क्या, अच्छा क्या क्या एक्सेप्टेंस इस बार दिया गया है, वो है स्क्रूटनी ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्टर रिवील द फॉलोइंग, इस बार है ये एक्सेप्टेंस गिवन ड्यूरिंग द ईयर होगा, ये ड्यूरिंग द ईयर, क्लियरली लिखा नहीं है यहाँ पर, होगा यहाँ पे क्या, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना एक्सेप्टेंस और गारंटी दिया। सर देखो ऐसा है, क्योंकि ओपनिंग तो नहीं हो सकता ना, ओपनिंग तो 33,45,000 है, ये 64,05,000 है, तो PQRSTX, ठीक है, इनको ड्यूरिंग द ईयर तुमने एक्सेप्टेंस दिया, इसमें से इस P का ये 15 लाख का तो बैंक ने ऑनर कर दिया 10 जून 2023 को, Q 18 लाख का पार्टी ने दे दिया कब, 30 सितंबर 2023 को, 7.5 लाख का पार्टी फेल हुई तो बैंक ने दे दिया 30 नवंबर 2023 को, मतलब 23-24 महीना, बिल्कुल।
लेकिन ये तीनों अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में काउंट होंगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होंगी सर। ये ऐसी एक्सेप्टेंस है जिनके रिगार्डिंग अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो देखो कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे अकाउंट। सबसे पहले तो ओपनिंग, ओपनिंग कितना है सर? 33,45,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,45,000। ओपनिंग एक्सेप्टेंस, ओपनिंग एक्सेप्टेंस not yet satisfied, not yet satisfied। ओपनिंग एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड, जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, 33,45,000। ओके, और कितनी तुमने क्या की है वो भी देख लो, और कितनी है। चलो एक काम करते हैं, और कितनी बाद में लिखेंगे। उसमें से क्या हो गया, 30 लाख, और बाकी का बैंक ने 30 लाख तो क्लाइंट ने दे दिया, और बाकी 3,45,000 बैंक ने दे दिया। तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा नाम एक ही जाएगा, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, लायबिलिटी कम कर रहे हो तो डेबिट में रिकॉर्ड करना। कितना? पेड ऑफ द बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने कितना दे दिया? 30 लाख रुपए। ओके, और बैंक ने कितना दे दिया? ऑनर्ड बाय बैंक 3,45,000, 3,45,000। ऐसा ही था ना, 30 लाख तो क्लाइंट ने दे दिए, पेड ऑफ बाय क्लाइंट, एंड बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर और कितनी दे दी गई सर? ड्यूरिंग द ईयर है ना, और 64,05,000 की एक्सेप्टेंस दे दी गई है। तो बाय लिखो, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी, फिर अगेन टू बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी। कितना? 64,05,000, 64,05,000। और दिखा देना ना ये 64,05,000 में क्या कौन कौन है? PQRSTX, इसको यू नहीं आता ना, एक्स आता है। PQRSTX 15, 18, 7.5 लिख दो, डिटेल देना है तो 15, 18, 7.5, 12, 7.5, 4, 5, 12, 7.5 और 4, 5, 4,05,000। ओके डन। तो 15 लाख, 18 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 7.5 लाख और 4,05,000, 64,05,000, 64,05,000। ऊपर लिख दिया ना यार, अभी काय को लिखना। तो बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और एंडोर्सिंग, एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी, नॉट एंडोर्सिंग, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी ना। अब इसमें से क्या क्या होगा? इसमें से जो जो दे दिया, बैंक ने ऑनर कर दिया 15 लाख का, लिख दो ऑनर्ड बाय बैंक 15 लाख रुपए, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी। पार्टी ने दे दिया 18 लाख का, क्यू का 18 लाख, लिख दो पेड ऑफ बाय क्लाइंट 18 लाख, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी। पार्टी फेल हो गई लेकिन बैंक ने दे दिया 7.5 लाख, लिख दो, कम हो गए ना? बिल्कुल, लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी ऑनर्ड बाय बैंक ऑन पार्टीज फेलियर। ठीक है जी। अब एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस कितना था सर? ये थी 3, ये वाली थी 12 लाख, 7.5 लाख और 4,05,000। कितना? 23,55,000, 23,55,000, 23,55,000 टोटल करके देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7.5 लाख, कोई मान लो एरर रह गया आपने लिखने में तो वो पता चल जाएगा। 15 लाख, 3,45,000 और 30 लाख, 9750 इसका टोटल आ रहा है। और इसका चेक कर लेते हैं,
33,45,000 प्लस 64,05,000 9750 करेक्ट है। मतलब लिखने में एज सच मिस्टेक नहीं हुआ होगा। हुआ होगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100% एक्यूरेसी थोड़ा ना होता है कि मैच कर जाना टोटल का। डन। तो 35 मिनट्स हमने 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए हैं। सिंपल था, मेमोरेंडम था, एक नाम याद करना है, टू में चाहे बाय में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस स्लैश गारंटी। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना ओपनिंग बैलेंसेस और एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कितना एक्सेप्टेंस दिया है। डेबिट में क्या जाएगा? जिससे लायबिलिटी कम हो रही है, चाहे क्लाइंट ने पे किया हो चाहे बैंक ने पे किया हो, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर देंगे? अपनी लायबिलिटी कम कर देंगे। और लास्ट में बचेगी क्लोजिंग, ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक जिस पर एक्सेप्टेंस गिवन है लेकिन उसका सेटलमेंट नहीं हुआ ना तो मैंने ना बैंक ने, ठीक है, ना बंदे ने ना बैंक ने। ओके चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए अगला टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंटिंग एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। सर ये कैसा टॉपिक है? डिस्काउंटिंग एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। चलो सर डिस्काउंटिंग तो नाम हमने फिर भी सुन रखा था, ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है? सुनो, डिस्काउंटिंग सुन रखा है, हाँ सर डिस्काउंटिंग तो सुन रखा है। कैसा था डिस्काउंटिंग के अंदर? जरा देखो, मान लो कि एक एग्जांपल है, अगर ये 1 मार्च 2026, ये 31 मार्च 2026 होगी। देन उसके बाद 31 मार्च, 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल 2026 और देन 31 मई 2026, 31 मई 2026 और उसके 10 दिन बाद तुम्हारे पेपर, है ना। चलो ठीक है, जिसके भी मई 26 में अटेम्प्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद में है उनके अभी बहुत टाइम है, सब में सेम रहेगा। हाँ कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, खैर तो 1 मार्च 2026 को क्या हुआ, एक बंदा डिस्काउंटिंग, हमने पढ़ा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ सर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं, एक बंदे ने माल बेचा, फिर उस दूसरे और बिल ड्रॉ किया, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, अब वो बिल मुझे रिसीव हो गया। मैं उस बिल का क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रॉअर, मैं उस बिल को अपने पास रख सकता हूँ, डिस्काउंट करवा सकता हूँ, एंडोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से आके क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। बिल अमाउंट कितना था, मान लेता हूँ बिल अमाउंट कितना रखें अपन, 10,000 रुपए का बिल अमाउंट रख देते हैं, 10,000 रुपए का। ओके, बिल अमाउंट है 10,000 का। इस बार पार्टीज की बुक में नहीं, ड्रॉअर ड्रॉय की बुक नहीं देख रहे हैं, इस बार बैंक की बुक देखेंगे। इस बार बैंक की बुक देखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने ड्रॉअर और ड्रॉय की बुक देखी ना, अब बैंक की बुक देखने का टाइम आ गया। तो बिल अमाउंट था 10,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 12% पर एनम, 12% पर एनम। ओके, तो कितना हुआ फिर डिस्काउंटिंग चार्ज, अच्छा बिल का टेन्योर कितना है, बिल का जो टेन्योर है, बिल टेन्योर वो कितना, 3 मंथ्स, 3 महीने। 1 मार्च से लेकर इधर 31 मई तक, 1 मार्च से रिमेनिंग टेन्योर, रिमेनिंग रिमेनिंग है ना बिल का बचा हुआ टाइम, जिस दिन डिस्काउंटिंग करने आते हैं उस दिन से बचा हुआ कितना टाइम, 3 महीने। तो मार्च है तो अप्रैल एंड, मई एंड, और सॉरी मार्च अप्रैल और मई, मई एंड, ठीक है जी। रिमेनिंग कितना, 3 महीना। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट अमाउंट होगा कितना, डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंट ऑन बिल, जिसको हम नाम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन बिल, कितना होगा। सर डिस्काउंट ऑन बिल का ऐसा है कि 10,000 रुपए का बिल है, 10,000 का 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस है,
तो 10,000 टू 12% किया 1200 रुपए, 1200 तो साल भर का है ना। कितना ड्यूरेशन के लिए अर्ली पेमेंट कर रही है बैंक आपको? बैंक आपको 3 महीने का एक तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि बैंक ने आपसे तो बिल डिस्काउंट करवा लिया, मतलब बैंक ने आपसे बिल परचेज कर लिया है। बैंक ने आपसे बिल क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है। और आपको क्या कर रही है? अब आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने रुपए? 300 रुपए कट करने के बाद, डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 रुपए कट करने के बाद 9,700 रुपए आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे। क्लियर है क्लाइंट? तुम उसके क्लाइंट हो, तो आपका बिल 10,000 रुपए का परचेज किया, 300 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए और बाकी पैसा आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी सर? इसकी एंट्री होती है, बैंक वाले इसकी एंट्री क्या करेंगे? फॉर बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, क्या करेगा? बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 10,000 का, टू क्लाइंट अकाउंट 9,700, और टू डिस्काउंट ऑन बिल इनकम है कितना बैंक का? 300 रुपए। इनकम है बैंक का कितना? 300 रुपए। ओके, सिंपल। तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट पूरा 10,000, टू क्लाइंट के अकाउंट में जमा करवा दिए 9,700, और 300 रुपए अपनी इनकम है, तो टू डिस्काउंट ऑन बिल 300। ये हुआ कब? अपने एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 1 मार्च को हुआ है, बाकी पूरे साल भर बैंक का तो चलता ही रहता है। नाउ 31 मार्च 2026, ये क्या है सर? ये ईयर एंड आ गया, ये ईयर एंड आ गया। अच्छा जी, ईयर एंड पे क्या होगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट? मैंने कहा देखो, एक बात बताओ, ये डिस्काउंट ऑन बिल 300 रुपए बैंक ने इनकम माना, हाँ सर इनकम माना, बैंक ने उसको क्रेडिट किया, ये इनकम है उसकी। ओके, क्या ये 300 रुपए पूरा करंट ईयर से बिलोंग कर रहा था? मैं कहा नहीं सर, 3 महीने का था, जिसमें से केवल 1 महीना ही करंट ईयर से बिलोंग कर रहा था, बाकी 2 महीने तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे थे। तो ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो गई है लेकिन वो रिलेट कर रही है नेक्स्ट ईयर से, तो ये क्या कहलाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा सर, अनअर्न्ड इनकम। एफए में जाकर याद करना अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट क्या होता है। एफए के अंदर जाकर देखना अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट क्या होता है। सर अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट में जाए क्या? बिल्कुल, फाइनल अकाउंट में चलो और जाकर देखते हैं अनअर्न्ड इनकम क्या है। ये रहा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम सर, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। करंट लायबिलिटी होता है सर, करंट लायबिलिटी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, समझना इस एग्जांपल को जिसने एफए की क्लासेस मुझसे नहीं पढ़ी है। कमीशन रिसीव, अच्छा, और नोट भी कर लेना अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है ना, कोई फर्रा लगा के यहाँ पे चिपका देना अपने नोट्स में। कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 2 लाख रुपए तुमको मिला। अनअर्न्ड कमीशन एट द एंड, अनअर्न्ड कमीशन एट द एंड कितना है? 30,000। मतलब ऐसा कमीशन जो रिसीव हो गया लेकिन रिलेट किससे कर रहा है? नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, वो 30,000। ठीक है, मतलब 2 लाख में से 30,000 तो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। मैंने लिख दिया 2 लाख में से 30,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 170 करंट ईयर से रिलेट कर रहा होगा। फिर बोला अनअर्न्ड कमीशन एट द बिगनिंग, मतलब पिछले साल ही आपको मिल गया था, और अनअर्न्ड कमीशन एट द बिगनिंग मतलब पिछले साल आपको ये कमीशन रिसीव हो गया था, लेकिन रिलेट किससे कर रहा था? करंट ईयर से रिलेट कर रहा था। तो 10,000 भी करंट ईयर से रिलेट कर रहा था, याद है? तो अब बताना था कमीशन क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट। कैश सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है जी, जितना 2 लाख आपको मिला है वो कमीशन आप पी&एल में दिखा देंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो कौन सा इनकम शो किया था सर? इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। अब करंट ईयर से कितना रिलेट कर रहा है सर? कमीशन 170 और 10, टोटल 1,80,000 करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। अब इसका एंट्रीज कैसे करते थे तुम लोग? सुनो, 1,80,000 कर रहे हैं ना? हाँ सर कर रहे हैं। 2 लाख में से 30,000 तो क्या था? एट द एंड, अनअर्न्ड कमीशन एट द एंड है, मतलब ऐसा कमीशन जो रिसीव हो गया लेकिन रिलेट नेक्स्ट ईयर से कर रहा था। तो मैंने लिख दिया 30,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, सिंपल। तो 2 लाख में से 170 करंट ईयर से रिलेट कर रहा था जो रिसीव हो गया, और ये 10,000 जो करंट ईयर से रिलेट कर रहा था वो पिछले साल ही रिसीव हो गया था एट द बिगनिंग। ओके, कैसे करोगे एंट्रीज? कमीशन जो मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 2 लाख रुपए। अनअर्न्ड कमीशन का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, क्यों? क्योंकि अनअर्न्ड कमीशन अपनी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? तो क्रेडिट करोगे तभी तो लायबिलिटी में जाएगा, बिल्कुल।
तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन एट द एंड कितना 30,000। एडजस्ट द, अच्छा सर ये जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना वो अगले साल की शुरुआत में रिवर्स हो जाती है। अगले साल की शुरुआत में क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। अच्छा, तो इसीलिए साल की शुरुआत में जो अनअर्न्ड कमीशन है उसके लिए एक एंट्री पास किया गया, अनअर्न्ड कमीशन टू कमीशन। मतलब ये वाला जो अनअर्न्ड कमीशन तुमने क्रेडिट किया ईयर एंड पर, अगले साल के बिगिनिंग में क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो वैसे ही 10,000 के लिए तुमने पिछले साल क्या किया होगा? इस 10,000 के एट द बिगनिंग के लिए तुमने पिछले साल एंट्री पास किया होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, बिल्कुल। तो उस एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, अनअर्न्ड कमीशन टू कमीशन, डन। और अब इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होता है, कमीशन का अमाउंट प्रॉपर 2 लाख क्रेडिट हुआ, फिर 30,000 उसमें से डेबिट कर दिया हमने कि 2 लाख में से 30,000 तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, हटा दो। तो 170 करंट ईयर से बिलोंग किया, और ये 10,000 ये भी करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। टोटल 180 करंट ईयर से बिलोंग कर रहा था, और इस 180 के कमीशन को पीएनएल में क्रेडिट कर दिया गया। 1,80,000 की कमीशन को पीएनएल में क्रेडिट कर दिया गया। तो जिसने भी मेरे साथ कभी भी एफए नहीं पढ़ा, वो मैं एंट्रीज आज उसके सामने लेकर आया, और इसी बेसिस पर अब मैं एंट्री करवाने वाला हूं। जरा देखना, ठीक है? लिख लिया तुमने? वेरी गुड। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे पीएनएल में दिखाया। पीएनएल में कैसे दिखाते थे? बाय कमीशन जितना मिल गया, ठीक है, अनअर्न्ड एट द एंड लेस हो जाता है, अनअर्न्ड एट द बिगनिंग ऐड हो जाता है, रट लेते थे हम लोग, और ये रिलेटेड टू करंट ईयर आ गया। सिंपल। बैलेंस शीट में क्या दिखा दोगे? अनअर्न्ड कमीशन को लायबिलिटी में दिखा दोगे। ओयू तुम लायबिलिटी हो, पात तुम्हारी एसेट है, भूल गए क्या? ओयू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, ये लायबिलिटी है। पा तुम्हारी एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ए एक्रूड इनकम आपकी एसेट है। ओयू पा, समझते हो ना तुम लोग? ओयू तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है। ओके सर, ये अपना शॉर्ट ट्रैक। अब देखो कहां पर आए, अब वापस आ जाते हैं कंपनी अकाउंट्स में। यहां पर कैसे काम आएगा? यहां पर ये वही कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा सर? ये जो डिस्काउंट ऑन बिल है हमने कट कर लिए थे 300 रुपए, तो हमको रिसीव हो गए, बिल्कुल रिसीव तो हो गए हैं देखा जाए तो, क्योंकि बिल परचेज किया 10,000 का, पेमेंट किया सिर्फ 9,700। आएंगे तो अब पूरे 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर, क्योंकि वो बंदा जो बिल डिस्काउंट करवा के गया वो बोला बैंक बैंक, बंदा आएगा तुम्हें 10,000 रुपए देगा, तुम मुझे आज डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके नेट अमाउंट दे दो। दे दिया हमने, 300 रुपए हमने कट कर लिए, और ये इनकम डिस्काउंट ऑन बिल पीएनएल में जाएगा। बट इसको पीएनएल में कंप्लीटली जाने से रोकना है। क्यों? क्योंकि 300 पूरा करंट ईयर का इनकम है नहीं, ये रिलेटेड टू करंट ईयर है ही नहीं। रिलेट कितना कर रहा है सर? रिलेट तो केवल 1 महीने का कर रहा है सर, 3 महीने में से केवल ये 1 महीने का रिलेट कर रहा है, बाकी 2 महीना तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तुम यहां पर हम देखेंगे क्या? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना? 300 रुपए का डिस्काउंट ऑन बिल, 300 रुपए का डिस्काउंट ऑन बिल है। हमने कहा ये टोटल 3 महीने से बिलोंग कर रहा है, जिसमें से 2 महीना नेक्स्ट ईयर में, जिसमें से 2 महीना नेक्स्ट ईयर, मतलब 200 रुपए नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है। सर तो ऐसा कैसा नाम रखा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट? ऐसा लग रहा है कोई छूट मिल गई हो। हाँ, नाम थोड़ा अलग है, ठीक है, नाम थोड़ा अलग है, बाकी ठीक है, ये अनअर्न्ड इनकम ही होता है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 200 रुपए। तो अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। हाँ सर, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, तो एंट्री मारो, एडजस्टमेंट एंट्री। डिस्काउंटिंग चार्जेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर कितने? 200 रुपए। इनकम का नाम क्या सर? इनकम का नाम डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम की जगह क्या? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तुमको लिखना हो तो लिख लेना, इनकम अकाउंट डेबिट टू, समझने के लिए, ये सिर्फ एग्जाम में मत लिख के आना। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। और नेक्स्ट ईयर ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर ये एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा एट द बिगनिंग। मतलब अगर एट द बिगनिंग में अगर कोई रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है तो हम उसके लिए रिवर्स एंट्री मारेंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल। जैसे अनअर्न्ड इनकम में नहीं मारते थे, अनअर्न्ड इनकम टू इनकम, रिवर्स एंट्री, ठीक है। नाउ
ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट ऑन बिल जितना करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है वो P&L में चला जाएगा। 300 क्रेडिट हुआ, 200 वापस डेबिट कर दिया, नेट 100 ही क्रेडिट रहा। ये 100 रुपए P&L में चले जाएंगे, ये 100 रुपए P&L में चले जाएंगे। डन। आया क्या समझ में तुमको? बिल्कुल सर। आ गया एग्जाम्पल। सीख गए? हाँ सर सीख गए। जब करेंगे परचेज तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट के अकाउंट में जितना जमा करा है टू क्लाइंट अकाउंट, और अपनी जो इनकम है टू डिस्काउंट ऑन बिल। ईयर एंड पर अर्नड इनकम का एडजस्टमेंट एंट्री तो डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और फिर डिस्काउंट ऑन बिल को P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेट जो भी करंट ईयर से इनकम रिलेट कर रहा हो। तो डिस्काउंटिंग क्या होता है? डिस्काउंटिंग क्या होता है सर? बैंक में स्ट्रेट अवे परचेज अ बिल, एक बैंक क्या कर सकता है? बिल खरीद सकता है, मतलब डिस्काउंटिंग करना। इन दिस केस आफ्टर रिड्यूसिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस द बैलेंस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करने के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। द टोटल ऑफ बोथ, दोनों का टोटल कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है? इज डेबिटेड टू बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट, और दिस अकाउंट इज एन एसेट। देख लिया अपन ने, बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन बिल। ओके, नेक्स्ट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्लियरली मैंने यहां पर भी लिखा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब unearned income, unearned income. Sometimes the due date of bill discounted fall in the next year. अच्छा, इसका ड्यू डेट कब आ रहा था सर? ये टेन्योर 3 महीने का था, इसका ड्यू डेट यहाँ पे आना था 31 मई। देन द डिस्काउंटिंग चार्जेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर शुड बी एडजस्टेड। तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे थे 200 रुपए, उसको एडजस्टेड करना होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर कॉल्ड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलेंगे उसको? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। चलिए, डन है? हाँ सर डन है। तो क्या करें, इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अच्छा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की कैलकुलेशन करनी है 31 दिसंबर 2023 को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड शो जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट। ओके, एक एंट्री भी पास कर देना। और डेटा अपने पास को दे रखे हैं, 4 बिल हैं, 4 बिल हैं, चारों के चारों 31 दिसंबर से पहले ड्रॉ किए गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, और अपने को पूछा गया बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का वैल्यू, मतलब हमको ये देखना है कितना पीरियड नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, कितना इनका बिल का कितना ड्यूरेशन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, वही क्या बन जाएगा? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बन जाएगा। वैसे 5 महीना, 4 महीना, 4 महीना, 3 महीना दे रखा है। देखते हैं पहला बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना? 50,000 का बिल है। ड्यू डेट क्या है सर? ड्यू डेट का ऐसा है कि 15 अक्टूबर से 5 महीने देख लो, 15 अक्टूबर से 5 महीने देख लो, क्या आएगा? अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ देते हैं तो 18 मार्च 2024। ओके, नेक्स्ट बिल देखते हैं 30,000 का। नेक्स्ट बिल 30,000 का, 30,000 4 महीने बोल रहा है, 10 नवंबर से। 10 नवंबर में अगर देखें तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ओके, मार्च, 4 महीने है ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, मार्च आ गया, 10 में 3 दिन जोड़े तो 13 मार्च, 13 मार्च 2024। ओके, नेक्स्ट बिल देखें, अगर 40,000 का बिल है, ड्यू डेट कब है सर? ड्यू डेट है, डेट ऑफ बिल 25 नवंबर, 25 नवंबर से 4 महीने, तो नवंबर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 25 मार्च आ गया, 25 मार्च में 3 दिन ग्रेस पीरियड और जोड़ दो, 28 मार्च, 28 मार्च 2024। नेक्स्ट बिल है सर 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का बिल है। तो 60,000 में क्या कर दोगे सर? 20 दिसंबर को है, 3 महीना जोड़ दो, दिसंबर में है तो 3 महीना जोड़ने को बोला क्योंकि 3 महीने का बिल है। दिसंबर में 3 महीना अगर हम ऐड करते हैं तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन मार्च आ गया, 20 मार्च और 3 दिन जोड़ दो, 23 मार्च।
23 मार्च 23 मार्च 2024 डन। नाउ अब हमको देखना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के लिए कि भैया कितना ड्यूरेशन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो डेज आफ्टर 31 दिसंबर 2023 इसका ड्यू डेट के लिए देखेंगे तो जनवरी में 18 मार्च तक, जनवरी में कितना 31 दिन, फरवरी में कितना सर 2024 चल रहा है, 2024 में फरवरी में ना 29 दिन होते हैं, 29 डेज ओके, और मार्च के 18। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर जनवरी के 31, फरवरी के 29 और मार्च के 13, फिर 31, 29, 28 मार्च के, फिर 31, 31, 31, फिर उसके बाद 29 फरवरी की और मार्च की कितना 23, देखो कितना आ रहा है 31 और 29, ये होता है 60, तो ये हो गया 78, ये हो गया 73, ये हो गया है 88, ये हो गया है 83 डन। डिस्काउंटिंग रेट कितना कितना 8%, 7%, ये सब है ना पर एनम है, पर एनम 7 और 9, 7 और 9 ठीक है। डिस्काउंट रेट पर एनम, पर एनम, पर एनम और पर एनम, देखो कितना आएगा। डिस्काउंट की जगह यहां पे लिखना चाहिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना आएगा देखो, कैलकुलेशन यहां पे दिखा देता हूं। 50,000 का बिल है, डिस्काउंटिंग चार्जेस 8% है, 78 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो 78 डिवाइड बाय 365। सर 31 दिसंबर क्यों लिया इसने, क्योंकि 31 दिसंबर को ईयर एंड कंसिडर कर लिया। ईयर एंड सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर अनर्न इनकम की कैलकुलेशन मुझसे करवा रहा है तो ईयर एंड पे ही करवाएगा, ठीक है। चलो देखो कितना आएगा 50,000 इंटू 8% इंटू 78 डिवाइड बाय 366 या 852, 852.459, तो 46 कर देता हूँ, 459 तो 46 कर देता हूँ ओके। नेक्स्ट 30,000 का बिल है, 7% है और नेक्स्ट डे से कितना बिलोंग कर रहा है 73 डेज, 30,000 इंटू 7% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 766, सॉरी 366 आएगा ना, 366 दिन होते हैं, 766 थोड़ी ना होते हैं ओके। 418.418.85, 418.85 वापस चेक कर लेता हूँ। 30,000 का बिल, डिस्काउंटिंग चार्जेस 7% इंटू क्या करना 73 डेज नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है डिवाइड बाय 366, 366 करेक्ट है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऐसा है 7% रेट है, 40,000 का बिल है, 40,000 का बिल 7% डिस्काउंटिंग चार्जेस है और नेक्स्ट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है 88 डेज, 88 तो 40,000 इंटू 7% इंटू 88 डिवाइड बाय 366, 673, 673.224 है, तो 22 में मैंने ले लिया। नेक्स्ट 60,000 इंटू 9% इंटू 83 डिवाइडेड बाय 366, फटाफट से देख लो 60,000 इंटू 9% इंटू 83 डिवाइड बाय 366, कुछ ज्यादा नहीं आएगा, 60,000 इंटू 9% इंटू 83 डिवाइड बाय 366 करेक्ट है 1224.59, टोटल लगा के देखते हैं 1224.59, 1224.59 प्लस
673.22 प्लस 418.85 प्लस 852.46, ओके 3169 तो ये चार बिल हैं। चार बिल हैं बैंक ने जो डिस्काउंट किए हैं, जिनकी ड्यू डेट क्या आ रही है, नेक्स्ट ईयर में आ रही है। तो नेक्स्ट ईयर से मैं कितना डेज बिलोंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस का प्रपोर्शन देख लिया कि कितना पोर्शन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। डन। तो मैंने इसके लिए एंट्री मार देना है 31 दिसंबर को यहाँ पर, क्योंकि ईयर एंड क्या है, दिसंबर है। 31 दिसंबर 2023 को डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट to rebate on bill discounted, discount on bill account debit to rebate on bill discounted, बस being adjustment entry passed, ठीक है, for the discount on bill related to the next year। डन है। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिया ना तुमने, समझ में आया ना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है बट रिसीव करंट ईयर में हो गया है। तो रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर हमको बताना था, बता दो कितने डेज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जिनके लिए हमने आपको क्रेडिट दिया, क्योंकि हमने तो डिस्काउंट कर दिया उसको, हमने पैसे दे दिए आपको। तो नेक्स्ट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। करंट ईयर से जो रिलेट कर रहा है वो तो इनकम में चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर से रिलेट जो डेज कर रहे हैं, दिसंबर के बाद से ड्यू डेट तक के, दिसंबर से लेकर के बाद से ड्यू डेट तक के कितने दिन होते हैं, उसके हिसाब से हम पता करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। चलिए लिख लिया क्या, एक ही एंट्री पास करनी सर। हाँ, चारों बिल का बस एडजस्टमेंट तो एक ही होगा ना, बिल चाहे कितने भी हो, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही था। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मतलब इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। चलिए डन है, ओके सर, डन है यहां तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 31 मार्च 2022 विक्ट्री बैंक लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 18 करोड़, 18 करोड़ का बैलेंस है इन द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। अच्छा जी, 18 करोड़ का बैलेंस है 31 मार्च 2022 को, 18 करोड़ का बैलेंस है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में। तो ये ईयर एंड है या एट द बिगिनिंग देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, अच्छा मतलब वो 31 मार्च 22 तो पिछले साल का हो गया। करंट ईयर में क्या हो रहा है, करंट ईयर में कितने बिल और डिस्काउंट कर दिए, विक्ट्री बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने का, 8000 करोड़ के इंटरेस्ट बिल और क्लियर कर दिए डिस्काउंटिंग, और डिस्काउंटिंग चार्जेस है 8%, सॉरी 18% पर एनम। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग 473 डेज। अच्छा, हर एक बिल का ऑन एन एवरेज आपको बता दिया कि एवरेज पीरियड ऑफ बिल इज 73 डेज, ठीक है। तो ये इससे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस पता कर पाएंगे। सर 8000 करोड़ के बिल हमने खरीदे हैं, इनटू क्या करना, इनटू 18% और इनटू 73 डेज के, 73 डिवाइडेड बाय 31 मार्च 23 है तो हम 365 से डिवाइड कर देते हैं। 288 का डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, 288 का डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया। तो मैं इसके लिए एंट्री पास कर सकता हूँ करंट ईयर में, करंट ईयर में मैं एंट्री पास कर सकता हूँ 23 चॉइस है ये, 2023 चॉइस नहीं, 23 एंडिंग है, तो 23 एंडिंग है तो मैंने यहाँ लिखा 2022-23। क्या करूंगा, जितने भी बिल खरीदे हैं करंट ईयर में, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट होगी। कितने के बिल, 8000 करोड़ के, रुपीज इन करोड़ ऊपर लिखी दिया। डिस्काउंट ऑन बिल का कैलकुलेशन कैसे होगा, 8000 करोड़ के बिल हैं, इनटू क्या करना, 18% इंटरेस्ट रेट है, इनटू क्या करना, 73 डेज अप्रोक्स इनका ड्यूरेशन है, टेन्योर है बिल का, ठीक है। तो 288, 8000
इंटू 18% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, 288 डिस्काउंटिंग इनकम हो गया आपका। और बाकी पैसा आप क्या कर देंगे, क्लाइंट के अकाउंट में जमा कर देंगे। 7712 7712 आप क्या कर देंगे, क्लाइंट के अकाउंट में जमा कर देंगे। ठीक है जी, देखो आगे अब क्या करें सर, ये तो हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप चाहो, अगर आपको याद हो तो आप क्या कर सकते हैं सर, ये ओपनिंग वाले के लिए हमको क्या करना होता है, अनअर्न्ड इनकम का रिवर्स एंट्री मारना होता है कि नहीं मारना होता। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग में दे रखा है, ओपनिंग में दे रखा है तो इसका रिवर्स एंट्री मारोगे, हाथ से मारेंगे, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो यहाँ पे हो जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2022, अनअर्न्ड इनकम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, rebate on bill discounted, account debit to unearned income to income, discount on bill to discount on bill account, unearned income to income account। कितना 18 करोड़ का था क्या? हाँ सर, 18 करोड़ का। ये लो जी, साल की शुरुआत में जो अनअर्न्ड इनकम है हमने उसके लिए क्या कर दिया, एक रिवर्सल ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दिया, रिवर्सल ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री पिछली बार हमने पास किया था ईयर एंड पे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, तो अभी कर दिया अनअर्न्ड इनकम टू इनकम अकाउंट। उससे समझो, इसको तो याद करना मुश्किल हो जाएगा वरना अनअर्न्ड इनकम से इजीली समझ में आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोला, ऑफ दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने डिस्काउंटिंग की है उसमें से 1200 करोड़ के क्या है, were due for the relation from the acceptor or customer after 31st March 2023, ईयर एंड के बाद अगले साल क्या होंगे, रियलाइज होंगे। मतलब इनका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर है, 1200 करोड़ के बिल का ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर है। तो मैंने कहा सर फिर इनसे रिलेटेड जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने इसी साल कट कर लिए थे, कुछ पोर्शन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता होगा ना, बिल्कुल। कितना, एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st मार्च इज 36.5 डेज। अच्छा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करोगे, इस साल के एंड में 31 मार्च 2023, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम कितना, सर ये कैलकुलेशन कैसे जाएगा, 1200 करोड़ के बिल हैं, 18% इनका पर एनम डिस्काउंटिंग चार्जेस था। नेक्स्ट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है, 36.5, 36.5। ओके सर, 36.5, सिंपल। तो अब क्या करोगे, कैलकुलेट कर दो, 1200 करोड़ 18% साल भर का इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 365, 21.6 करोड़, 21.6 करोड़ इतना इनकम नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। ठीक है, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट क्रिएटेड। ना अब क्या करना सर, अब बस हमको एंट्रीज के लिए बोला था, हमने एंट्रीज किए जा रहे हैं। जो डिस्काउंट ऑन बिल करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, जो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है उसे हम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। तो देखो कितना क्रेडिट हुआ, 18 हुआ, 288 हुआ, 18 288 माइनस कितना डेबिट हो गया, 21.6, तो 284.4 का डिस्काउंट ऑन बिल पीएनएल में चला जाएगा। 284.4 डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू पीएनएल अकाउंट। कैसे कैसे है, 18 करोड़, 288 करोड़ और माइनस 21.6 करोड़। 18, 288 और 21.6 कितना आएगा, 284.4। ये है करंट ईयर से बिलोंग कर रहा, करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, करंट ईयर से जो बिलोंग कर रहा है उसको क्या करना, पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे बस। नाउ
लेजर ऑफ विक्ट्री बैंक लिमिटेड, लेजर ऑफ विक्ट्री बैंक, उसने क्यों, क्योंकि उसने बोला है अकाउंट भी बनाने, कौन कौन से, डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट बनाना है और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बनाना है, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और डिस्काउंट मैंने बना के दे रखा है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं। सर आपने दे दिया, हाँ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 18 करोड़, हाँ, पहले तुमको ये जानना जरूरी है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सर अनर्न इनकम है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2022 18 करोड़। फिर आपने क्या किया था सर, फिर हमने इसके लिए रिवर्स एंट्री मार दिया था, साल के शुरू में ही हमने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल कर दिया था 1 अप्रैल 2022 को ही, बिल्कुल कर दिया था। फिर अब क्या किया, साल के एंड में सर हमने इनकम टू अनर्न इनकम किया, मतलब डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड किया था 21.6 से, और वही क्या बन गया लास्ट में, क्लोजिंग बन गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओके डन, हो गया। अच्छा डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इनकम और एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, ओके सर। तो क्या किया डिस्काउंट ऑन बिल का, यहाँ क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दो 18 करोड़, नाम बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 18 करोड़। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर क्रेडिट हुआ 288 से, तो क्रेडिट साइड में लिखो 288, लेकिन इस बार नाम बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, तो बाय बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। फिर उसके बाद ये डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखना 21.6, नाम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 21.6। फिर उसके बाद डेबिट साइड में लिखना टू पी एंड एल, ओके, डेबिट साइड में लिखना अमाउंट 284.4 टू पी एंड एल, तैयार है। तो दोनों अकाउंट बनाने में कहीं हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एमआई क्वेश्चन है, एक एमआई क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, द बुक्स ऑफ अ बैंक इंक्लूड अ लोन, बुक्स ऑफ अ बैंक इंक्लूड अ लोन कितने का, 5 लाख का, एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 को दिया था 5 लाख का लोन, ओके। तो बैंक की बुक्स में इन लोन दे रखा है 5 लाख का 31 दिसंबर 2021 को, इंटरेस्ट चेंजेबल नहीं है, इट्स इंटरेस्ट चार्जेबल, इंटरेस्ट चार्जेबल एट द रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 16% साल भर का है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मतलब हर 3 महीने से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है और फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन जाता है, फिर अगले क्वार्टर में फिर उस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर वो इंटरेस्ट भी अमाउंट में ऐड हो जाएगा, फिर टोटल अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टरली होगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे क्वार्टरली होगा, बोला ना कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16% क्या है, पूरे साल भर का है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो डिवाइड बाय 4, 4% आपको क्या करना है, हर क्वार्टर में ऐड करते चलना है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सिक्योरिटी फॉर द लोन बीइंग कितना रखवाया था, 7,000 शेयर रखवाए थे 100 रुपए वाले, पब्लिक कंपनी थी और वैल्यूएशन था 90 रुपए के हिसाब से, उसका रीपेमेंट अब तक नहीं हुआ है, देयर इज नो रीपेमेंट टिल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है, 31 मार्च 2023 तक कोई रीपेमेंट नहीं हुआ, तो 31 मार्च तक कितना ड्यूरेशन हो जाता है सर, 31 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, 2023 तक कितना ड्यूरेशन हो गया सर, ये दिसंबर के बाद 22 पूरा हो गया, 23, अच्छा 22 पूरा हो गया और 23 के 3 महीने हैं, तो 12 और 3 15 महीने हो गए, 15 मंथ्स। और क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, सर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 5 क्वार्टर, ओके 5 क्वार्टर्स, ठीक है 5 क्वार्टर या यूं कहते 15 महीने। 31 मार्च को जब शेयर का वैल्यूएशन किया गया, ये जो सिक्योरिटी रखवाई ना तुमने, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फॉर द लोन बीइंग 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इनका 31 मार्च 23 को जो वैल्यूएशन था वो 80 रुपए था। अब हमको तो 31 मार्च 2023 को ही देखना है। ये पूछ रहा है कि भैया हाउ वुड यू क्लासिफाई द लोन एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। बताओ सिक्योर दिखाओगे कि अनसिक्योर? तो मैंने कहा पहले तो ये बताओ 31 मार्च 2023 को ये लोन का अमाउंट कितना है? कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी तो जा रहा है। प्रिंसिपल एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो 5 लाख ही था, लेकिन इंटरेस्ट भी तो ड्यू हो गया इन 5 क्वार्टर का, वो कितना हुआ है? तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करोगे वो सुनो। इनका दिखाऊंगे तुमको या पहले अपना करें? सर पहले अपना करते हैं, ऑल्टरनेटिवली वाला। सुनना, बचपन में कभी तुमने फॉर्मूला सुना हो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, एक से ज्यादा बार, अगर साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा, बोला ना कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर n इंटू एम। एम क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। प्रेजेंट वैल्यू कितना? लोन है 5 लाख, रेट कितना? 16%। 16%। साल में कंपाउंडिंग कितना? सर क्वार्टरली होता है, मतलब साल में 4 बार। और अपने को कितना ड्यूरेशन? एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं सर? 15 महीने। 15 महीने तो 15 डिवाइड बाय 12 करके नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, बिल्कुल नंबर ऑफ ईयर्स आ गया। और साल में कंपाउंडिंग कितनी है सर? साल में कंपाउंडिंग है एम, 4 बार। साल में कंपाउंडिंग कितनी? 4 बार। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसके नतीजे वाकई बहुत ही अजीब है, बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ऐसा कभी कभी ऐड देखा ना तुम, हाँ आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। कैसा? देखो सुनो, 1 प्लस क्या, 16% को जैसे तुम 4 से डिवाइड करोगे कितना है? 0.04। मैंने भी तो कहा था 16% क्या है? पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार दोगे। तो 16 एक बार नहीं दोगे, 4% करके 4 बार दोगे। ओके, कितना ड्यूरेशन में? सर 15 डिवाइडेड बाय, अगर हम करते हैं 12 इंटू कर देते हैं 4, तो ये आता है 5। और टोटल कितने क्वार्टर थे? 5। अब सुन लो, 4% एक क्वार्टर में दिया जा रहा है इंटरेस्ट, और ऐसे टोटल कितने क्वार्टर है? 5। देखा? ऐसे रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। ओके, समझा क्या? बिल्कुल समझा। तो 4% कितना? 5 क्वार्टर। एक क्वार्टर के लिए 4%, और तो 5 के लिए कितना होगा टोटल? हम देख लेते हैं कितना है। 1.04 इंटू पावर 5 कैसे सॉल्व करते हैं? इंटू इक्वल टू किया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक बार और इक्वल टू 3 बार मल्टीप्लाई, एक बार और इक्वल टू 4 बार मल्टीप्लाई, एक बार और इक्वल टू किया तो 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। ओके, जो वैल्यू आया उसको मैं 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 लाख इंटू 1.21665 कर देता हूँ, 29 था। 5 लाख से मल्टीप्लाई किया, ये आया 608326 326 1.216653 इंटू 5 लाख। ठीक है, 608326.5 0.5 को इग्नोर किया क्योंकि वो समथिंग समथिंग था। ठीक है, तो इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया 6,08,326 फ्यूचर वैल्यू। मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ? सर इंटरेस्ट की अगर बताओ तो ये तो फ्यूचर वैल्यू आया, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख और 6,08,326 का डिफरेंस। सिंपल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1,08,326। तो टोटल क्लेम कितना बन जाएगा? 6,08,326। तो टोटल लोन जो 5 का था उस पर 5 क्वार्टर का इंटरेस्ट ऐड कर देना, 15 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर देना, टोटल क्लेम बना 6,08,326। और उसमें से हमने देखा 7,000 शेयर्स एज ए सिक्योरिटी रखवा रखे थे, और लास्ट में वैल्यूएशन कितना था हर एक शेयर का? 80 रुपए था। तो सिक्योर्ड अमाउंट हो गया है 7,000 इंटू 80, 5,60,000। सिक्योर्ड तो हो गया है 5,60,000, बाकी हो गया है अनसिक्योर्ड। बाकी हो गया है अनसिक्योर्ड 608,326, 48,326 हो गया है अनसिक्योर्ड। बस
डन। तो सिक्योर्ड हो गया 5,60,000, अनसिक्योर्ड हो गया 48,326। ओके सर, डन है। चलिए हो गया। तो सर इन्होंने क्या कर रखा है, मॉड्यूल वालों ने, स्टडीमेट वालों ने वर्किंग कैसे कर रखा है, इन्होंने हर एक को अलग अलग लिया। कैसे, 5 लाख था, 5 लाख का 16%, लेकिन एक क्वार्टर का कितना, तो तुमने देखा 20,000। अब वैल्यू कितनी हो गई है, 5,20,000। तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 5,20,000 पे लगेगा। फिर 5,20,000 का 16% अगले क्वार्टर के लिए, इंटरेस्ट कितना, 20,800। तो 5,20,000 में 20,800 ऐड होके अब बचेगा 5,40,800। फिर 5,40,800 पे इंटरेस्ट लगेगा 16% अगले क्वार्टर का, कितना, 21,632। ये भी ऐड कर दोगे, फिर अगली बार इस पर लगेगा 16% 3 महीने का इंटरेस्ट आया, दिस वन, ये भी इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख दोगे। फिर इस पर इंटरेस्ट आया, वगैरह वगैरह, ऐसे करते ऐड करोगे। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे अगली बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, फिर उसमें और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो अगली बार फिर उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ऐसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होगी। या फिर एक सिंपल सा ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, एफएम में आप सीखते हो ये वाला फॉर्मूला बार बार, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन इंटू एम। ठीक है, आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एम क्या, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब साल में कितनी बार, 4 बार, कंपाउंडेड मंथली होता है तो साल में 12 बार, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो साल में 2 बार। ओके, एन क्या है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। तो मेरे पास 15 महीने थे, तो 15 महीने को मैंने क्या किया, ईयर्स में कन्वर्ट किया। तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मंथ को कन्वर्ट करूंगा ईयर में, 12 से डिवाइड करूंगा, सिंपल। तो 15 डिवाइडेड बाय 12। चलिए, आई चीज समझ में तुमको, हाँ सर आ गई है। आगे बढ़ो फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं सर। सर आज ही करवाओगे, लग तो रहा है सर आज ही करवा देंगे आप। हाँ जी, देखो कोशिश तो है कि कॉन्सेप्ट करवाएं आपको आज ही। देखो, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इसमें क्या होता है सर, बैंक वाले इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करें। ऊपर था ना सर वो डाउटफुल था, इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा, बिल्कुल। अब उसी से रिलेटेड अगेन टॉपिक आया, दो तरीके से कहा, बैंक वाले कहते हैं देखो जी हमने जो लोन दे रखे हैं हम उनको दो पार्ट में बांटते हैं, एक परफॉर्मिंग, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग कब होता है, आफ्टर 3 मंथ्स, जनरली कब, आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट। ये क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ड्यू डेट के 3 महीने तक भी आप अगर पैसा नहीं देते, 90 डेज तक भी अगर आप पैसा नहीं देते तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा। बैंक उसको एनपीए बोल देगा, क्या बोल देगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर वो परफॉर्मिंग एसेट, अच्छी एसेट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट को एक्रुअल बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करते चलो, इंटरेस्ट इनकम को अपनी बुक में एक्रुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते चलो। लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग है, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, तो अगर वो नॉन परफॉर्मिंग है, ड्यू डेट से 3 महीने हो गए हैं और अभी उससे बैलेंस आया नहीं है, पैसा आया नहीं है, तो अब वो नॉन परफॉर्मिंग है। अब उस पर जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, तो हम उसे अपनी बुक में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो हमें एक्चुअल में मिल जाएगा। वरना याद है ना वो इंटरेस्ट सस्पेंस में जा रहा था, बिल्कुल। तो पीए है परफॉर्मिंग एसेट, तो एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना। अगर वही लोन एनपीए कैटेगरी का है तो उस पर जब तक एक्चुअली नहीं मिल जाए तब तक हम इनकम को बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क और नॉट क्रिएट एनी ट्रबल रिगार्डिंग रिलेशन। कोई रिस्क, बहुत कम रिस्क होता है। देखो जब तक पैसा नहीं देगा तब तक रिस्क थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना, सामने वाले को पैसा दिया हुआ नहीं है तो थोड़ा रिस्क है। नॉट ट्रबल एनी, नॉट क्रिएट एनी ट्रबल रिगार्डिंग रियलाइजेशन, बाकी आपको रिलेशन के रिगार्डिंग इस पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए अब देखो यहां पर आते हैं क्वेश्चन में। एक छोटा सा मस्त क्वेश्चन, तुम कहोगे कि सर एग्जाम में यही आ जाए तो बढ़िया है, 100 नंबर का। अच्छा ठीक है, ज्यादा लालच नहीं हो रहा है तुम्हारा, जरा देखो। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, कॉमर्शियल बैंक है, इसके डिटेल्स आपको दे रखी है, क्या कि जो एडवांसेस थे उस पे इंटरेस्ट की डिटेल्स। अब एडवांसेस दो तरह के थे,
एडवांसेस दो तरह के थे, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। ओके, अब इंटरेस्ट की डिटेल्स दे रखी है कि इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है, इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है। ओके, इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है। पूछा गया है फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना इनकम तुम बुक में रिकॉग्नाइज करोगे। तो मैंने कहा भैया सिंपल है, अगर वो परफॉर्मिंग एसेट है, अच्छी एसेट है, तो अर्न बेसिस पे ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अर्न बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो जब तक एक्चुअली नहीं मिल जाता तब तक हम उसे अपनी इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। ये लो जी, डेटा लिख दिया मैंने, तो टोटल लगा लो 240, 1500, 300, 10, 24, 40, 2114, 2114। तो प्रेजेंटेशन आप या तो ऐसे रख लें कि यही सेम परफॉर्मिंग एसेट लिख देना, टर्म लोन, और एक लाइन जरूर लिख देना, ऑन परफॉर्मिंग एसेट इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस, हेंस interest earned are these amount, or for non-performing asset interest is recognized only on the receipt basis, so income to be recognized this। okay, अब या तो प्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा कि परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। अब इन्होंने जो मॉड्यूल वालों ने प्रेजेंटेशन किया वो कैसे किया, टर्म लोन लिया, फिर उसका पीए एनपीए लिखा, फिर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लिया, पीए एनपीए लिखा, बिल परचेज डिस्काउंटेड किया, पीए एनपीए। फालतू क्वेश्चन को ऐसा दिखाना कि ओ खतरनाक सॉल्व किया, कुछ नहीं रहे। इंटरेस्ट लिया, पीएनपी किया, फिर क्रेडिट कैश क्रेडिट लिया, पीएनपी किया, बिल परचेज किया, पीएनपी किया। ये लाइन जरूर लिखिए ना, इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज कंसिडर्ड ऑन कैश बेसिस वेयर इज इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट इज कंसिडर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। नाउ टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन, हाँ पीए है, अगर परफॉर्मिंग है तो देखो कैसे कैसे आएगा, परफॉर्मिंग एसेट 240, 1500 और 300, परफॉर्मिंग एसेट है तो 240, 1500 और 300। ओके, और नॉन परफॉर्मिंग में कितना कितना, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल परचेज 10, 24 और 40, 10, 24 और 40। प्रेजेंटेशन आप कैसा भी रखें, इन्होंने बदल दिया है, हेडिंग्स बदल दी है, आप पीए एनपीए हेडिंग रखे उसमें लोन लिख सकते हैं। तो ये हुआ 250, ये हुआ 1524 और ये हो गया है 340। एक्चुअली इन्होंने हेडिंग क्यों बदला, ये हर एक लोन वाइज बता रहे हैं, हर एक इंटरेस्ट भी, टर्म लोन पे इंटरेस्ट का क्या है, कुछ पोर्शन पी है, कुछ पोर्शन एनपी है, कैश क्रेडिट का क्या है। तो हेडिंग उन्होंने इस तरीके से बदल दी। बाकी आप एग्जाम में अगर पीए लिख कर आते हैं और फिर उस पर अलग अलग इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट वगैरह करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लगा लो टोटल वही 2114 आ रहा होगा, 2114 कितना, 250, 1524 और 340। और किसी को लगता है नहीं सर हम तो एकदम मॉडल के जैसा ही करके आएंगे, तो कर आना ना, क्या फर्क पड़ता है, हेडिंग तो चेंज हुआ, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, फिर पीए एनपीए, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, पीए एनपीए, फिर तीसरा इंटरेस्ट ऑन बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, पीए एनपीए, बस हो गया। चलिए अब देखो, तो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड हो गया सर, डन है क्या। चलिए तो पीए एनपीए भी हमने यहां पर सीख लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। क्यों कर रहे हो क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत है सर, परफॉर्मिंग एसेट बहुत बढ़िया एसेट है, जिसने कभी गड़बड़ नहीं किया, बहुत कम अमाउंट ऑफ रिस्क है इसमें और इससे पैसा आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, ये सब क्या है सर, मैं कहा देखो जगह नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, जितना है उसी में बता देता हूं। देखो इसमें क्या है समझना, ड्यू डेट,
ड्यू डेट जो भी आती है ना, ड्यू डेट मतलब किसका, ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का या प्रिंसिपल पेमेंट का, तो ड्यू डेट से 3 मंथ तक, 3 महीने तक वो क्या रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट रहेगा। क्या रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ड्यू डेट से पहले और ड्यू डेट के अगले 3 महीने तक वो क्या रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे, अब ये बन जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ड्यू डेट से 3 महीने होने पर, कंप्लीट होने पर ये क्या बन जाएगा, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। ओके, ऐसा कोई लोन जैसे ड्यू डेट से 3 महीने तक पैसा नहीं आया, तो 3 महीने बाद अब वो क्या बन गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। और अगले अगले 12 महीने तक, अगले 12 महीने तक ये कहलाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। अगले 12 महीने तक ये कहलाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, मतलब ड्यू डेट से टोटल 15 महीने हो गए। ड्यू डेट से 3 महीने तक तो एनपीए बनेगा, 3 महीने बाद ड्यू डेट से 3 महीने तक तो परफॉर्मिंग ही है, मतलब ड्यू डेट तक भी परफॉर्मिंग एसेट था। ड्यू डेट के 3 महीने बाद भी हमने उसको गालियां नहीं निकाली, वो परफॉर्मिंग ही है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। 3 महीने जब हो गए ना, मैंने कहा भैया अब लग रहा है डाउटफुल है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया अब मेरी। अब वहां से 12 महीने तक वो मेरा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, और उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो अब वो डाउटफुल एसेट हो जाएगा। और अब वो क्या बन जाएगा, डाउटफुल एसेट। ओके, डाउटफुल एसेट। और एक दिन आएगा जिस दिन क्या किया जाएगा, एक दिन आएगा जिस दिन उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक दिन आएगा जिस दिन उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भैया भूल जाओ, नहीं आना। अब वो कब आएगा, उसका ड्यूरेशन नहीं दे रखा है। यहाँ ड्यूरेशन में कितना भी हो सकता है, यहाँ ड्यूरेशन में कितना भी हो सकता है, ड्यूरेशन नॉट प्रोवाइडेड। डाउटफुल कैटेगरी में कितने टाइम तक रहना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लॉस एसेट कब हो जाएगा, ये दे रखा है कि लॉस एसेट कब हो जाएगा, तो मैंने ये सारी लिखवा दिया ना। सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, classified as NPA for a period not exceeding 12 months, for a period not exceeding 12 months, मतलब NPA होने के बाद 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। फिर उसके बाद डाउटफुल क्या बोल रहा है, एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। 12 महीने अगर रह जाते तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है। और लॉस एसेट कब होगा, इज व्हेन इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक। बैंक ने मान लिया कि भैया डूब गए हैं, पैसे नहीं आने वाला, या इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर ने बोल दिया कि कब तक वेट करोगे, डूब गए हैं पैसे, या आरबीआई इंस्पेक्टर ने बोल दिया है कि भैया डूब गए हैं ये पैसे और तुम क्या कर लो, इसको राइट ऑफ कर लो, लेकिन तुमने अभी तक इसको राइट ऑफ नहीं किया, अभी भी लोन दिखा रखा है। तो हमने कहा भैया लोन दिखाओ, भले ये लॉस एसेट है। क्या है ये, लॉस एसेट है। अच्छा जी, समझ में आया। तो परफॉर्मिंग, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक परफॉर्मिंग, इवन ड्यू डेट से 3 महीने तक भी परफॉर्मिंग। फिर एक दिन हमने कहा कि 3 महीने हो गए, अब मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो ये मेरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। उसे 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, उसके बाद चला जाएगा डाउटफुल कैटेगरी में। एक दिन आएगा जिस दिन उसे क्या कर दिया जाएगा, लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और भैया अब तुमको उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, लोन नहीं दिखाना चाहिए। कब तक याद करते रहोगे, नहीं आएगा वो। ठीक है, डन। चलिए सर, इसको ऐसा अलग अलग किया क्यों, तुमने देखा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, किसका, नॉन पेमेंट का। बिल्कुल। तो तुमको क्या करना होता है, प्रोविजन बनाना होता है। तुमको क्या करना होता है बैंक वालों, प्रोविजन बनाना होता है। ओके, अलग अलग एसेट्स पे, स्टैंडर्ड एडवांसेस पे अलग, सब स्टैंडर्ड पे अलग, डाउटफुल पे अलग, लॉस पे अलग, अलग अलग प्रोविजन की रेट्स है। ठीक है, क्या क्या है सर, देखो। स्टैंडर्ड एडवांसेस, परफॉर्मिंग एसेट को ही स्टैंडर्ड एडवांसेस बोला गया है। परफॉर्मिंग एसेट को ही स्टैंडर्ड एडवांसेस बोला गया है। परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट को ही क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड एडवांसेस बोला गया है। ठीक है सर।
कितना कितना प्रोविजन है, ये तुमको टेबल याद करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो याद तो करना पड़ेगा, याद करवाने की कोशिश मैं कर लूंगा। स्टैंडर्ड एडवांसेस कितना, परफॉर्मिंग एसेट है, तो अगर तुमने किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन दे रखा है, ठीक है, और वो परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ रहा है, तो उस पर तुमको क्या करना है, 0.25% का प्रोविजन बनाना है, मतलब जो भी लोन अमाउंट होगा उसका 0.25%। ओके, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगर तुमने लोन दे रखा है, वो परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में आ रहा है, तो 1% का तुमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और बाकी सब लोन के लिए 0.4। ज्यादातर जब क्वेश्चन आएगा ना, तो नहीं बोलेगा एग्रीकल्चरल है या रियल एस्टेट है, तो तुम क्या मानना, अदर टाइप का लोन मानना, और 0.4% का प्रोविजन बना देना। मतलब परफॉर्मिंग एसेट पर तुमको जनरली 0.4% का बनाना है प्रोविजन, 0.4%, और एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा हो तो 0.25, और रियल एस्टेट से रिलेट कर रहा हो तो 1% का प्रोविजन बनाना है। नाउ फिर बात करते हैं, अब अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया, मतलब वो एनपीए डिक्लेयर हो गया और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया, तो क्या करोगे, याद करना आज अच्छे से, कल के क्वेश्चंस करेंगे हम, आज तुमको सिर्फ ये रट्टा मार के आना एकदम परसेंटेज का। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो अगर, तो हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड में ये देखना सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि वो 5 लाख का लोन था, क्वार्टरली इंटरेस्ट लग रहा है, बिल्कुल सर वो 6,08,000 समथिंग का वैल्यू आ गया था, उसमें से कुछ पोर्शन 5,60,000 सिक्योर था, बाकी अनसिक्योर था। यस, तो हमें हर लोन का पता करना पड़ेगा सिक्योर्ड कितना है और अनसिक्योर्ड कितना है। सिक्योर्ड पोर्शन के लिए तुमको क्या करना है, अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो, और सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 15% और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए तुमको 25% का प्रोविजन बनाना होगा। मतलब मान लो कोई 2 लाख का लोन है, उसमें से 150 सिक्योर्ड है, 50 अनसिक्योर्ड है, तो जो सिक्योर्ड है 150 उस पर तो 15% प्रोविजन बनेगा, जो अनसिक्योर्ड है उस पर 25% का प्रोविजन बनेगा। एक और स्पेशल केस है जो कि रेयर केस में पूछते हैं, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट, जहां पर आप एस्क्रो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो कुछ सेफ्टी फीचर्स हो गया यहाँ पर कि भैया कुछ सेफ गार्ड के तौर पे आप कुछ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक के पास ही आप अपना पैसा मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपका काम का पैसा आता है वो बैंक के पास ही आता है, और बैंक से ही उसी बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हैं। तो बैंक ने ऐसा कुछ सेफ गार्ड मेंटेन कर रखा है, तो यस आपको प्रोविजन में थोड़ा छूट दे दिया। वैसे अनसिक्योर्ड में 25 बनाना पड़ता है, यहाँ पे 20 ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब तक काम की क्या है, ये परफॉर्मिंग एसेट में 0.4%, रियल एस्टेट हो 1%, एग्रीकल्चर हो 0.5, अलग से याद कर लेना। सब स्टैंडर्ड है तो सिक्योर्ड में 15, अनसिक्योर्ड में 25, ये याद कर लेना। ये तीसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ठीक है याद रहे तो 20%। फिर आता है डाउटफुल, मतलब एनपी होने के 12 महीने भी क्रॉस हो गए हैं, अब डाउटफुल है। अब डाउटफुल के अंदर क्या रहेगा सर, डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल में भी अनसिक्योर्ड है, तो 100% प्रोविजन बना देना। मतलब जितना तुम्हारा लोन अमाउंट है 5 लाख है तो 5 लाख का पूरा प्रोविजन बना देना। लॉस एसेट, उस पर भी लॉस हो गया, डिक्लेयर कर दिया, ऑडिटर ने बोल दिया, बैंक इंस्पेक्टर ने बोल दिया, ठीक है, तो 100% प्रोविजन बना देना। लेकिन डाउटफुल है और सिक्योर्ड पोर्शन है, डाउटफुल है और सिक्योर्ड पोर्शन है, अच्छा सिक्योर्ड पोर्शन है, हाँ डाउटफुल है और सिक्योर्ड पोर्शन है, तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए कितना बनेगा का डिपेंड करता है। सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल बनेगा, और डाउटफुल में अगर अप टू 1 ईयर हुए, उसको डाउटफुल कैटेगरी में आए, 1 साल ही हुआ है, वन अप टू 1 ईयर, पहले साल तक 25% प्रोविजन बनेगा। 1 साल से ज्यादा 3 साल हुए 40%, और 3 साल से ज्यादा हो गए तो 100%। एक चीज तुमको दिखाता हूँ, देखो ये क्या है 25, 40, 100, और ये क्या है 25, 40, 100, बस डिवाइड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100। ओ 25, 40, 100 याद रख सकते हैं सर, बिल्कुल बड़ा आसान है। लॉस एसेट 100%, डाउटफुल में अनसिक्योर्ड 100%, और डाउटफुल में सिक्योर्ड है 25, 40, 100, 1 साल तक 25, 1 से 3 तक 40, और 3 से भी ज्यादा हो गया डाउटफुल कैटेगरी में तो 100% हम बना देंगे भैया, 100% प्रोविजन। और परफॉर्मिंग में 0.25, 0.4 और 1, मेनली 0.4। सब स्टैंडर्ड में है तो सब स्टैंडर्ड में 15 और 25, 15 और 25, सिक्योर्ड के लिए 15, अनसिक्योर्ड के लिए 25, ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड के लिए ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए डन, ये इतना याद करके आना है, बाकी हम कल करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। अभी लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर।